Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद करंट अफेयर्स ऑफ 5th मई। यहाँ हम हर रोज़ की तरह डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे 5th मई के न्यूज़ का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम आपके लिए लाए हैं एक बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स जो कि टारगेट करेगा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 को। ओके, ये 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और ये 20 जून तक चलेगा। यहाँ पे हम आपके सिलेबस को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, दैट टू वेरी फ्री। उसके अलावा यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने कम से कम 2 से 3 बार मेंस या इंटरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हम आपका स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज डायनेमिक पोर्शन कवर कराएंगे। स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस और सीसैट भी मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिल सकता है सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लिंक पे रजिस्टर करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ये हमारी फैकल्टीज़ की डिटेल्स है। सो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर टॉपिक जो है वो है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। सो 5G टेक्नोलॉजी का पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। ये नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी है, ये सही स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड्स फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विथ अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो देखो, ये फास्टर मोर रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, हाँ करती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ, ये भी सही है। और ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे काम करती है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है। एक तो आपने सुना होगा 1G 2G 3G 4G, अब आ रहा है 5G भी, तो नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, 4G से फास्टर होगी, ज़्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन होगा और अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ। लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई डिले होना। ठीक है, कम्युनिकेशन में अगर आपने कोई मैसेज, कोई डाटा पैकेट यहाँ से भेजा, किसी सोर्स से भेजा किसी डेस्टिनेशन की तरफ, तो कितना डिले लग रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ लेटेंसी। ठीक है, तो यहाँ लेटेंसी बहुत कम होगी, यानी कि डिले जो है कम्युनिकेशन में वो बहुत कम होगा। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम यहाँ यूज़ किया जाएगा। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे लोग इसको एक साथ यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्नल पेनिट्रेशन भी इसका होगा। ओके, अब देखिए 5G टेक्नोलॉजी न्यूज़ में क्यों थी। सबसे पहले ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि गवर्नमेंट ने 5G ट्रायल्स को स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है। ठीक है, जिसमें उन्होंने चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उनको इससे डीबार रखा है, उनको इसमें अलाउ नहीं किया है 5G टेक्नोलॉजी में। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उन्होंने परमिशन दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए अबाउट द यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनीज हैं हुआवेई, ZTE, इन सबको इस रेस से 5G रेस से बाहर रखा गया है इंडिया में। ठीक है, और आपको इसके रीजंस पता हैं। चाइना की काफ़ी सारी ऐप्स को हमने बैन किया है, चाइना की कई सारी कंपनीज को इंडिया में बैन किया गया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर 3 से रिलेट करेगा, साइंस एंड टेक से। ठीक है, 5G है, गवर्नमेंट पॉलिसी से भी रिलेट कर सकता है, इसलिए पेपर 2 से भी रिलेट कर सकता है अगर आप 5G टेक्नोलॉजी के रूल्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर जाएंगे तो देखिए 5G टेक्नोलॉजी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन देती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, लेटेंसी वाली चीज़ याद रखना, इस पर ही कई बार घुमाया जाता है यूपीएससी में। ओके, पीक नेटवर्क डाटा स्पीड्स जो है यहाँ पे वो 2 से लेके 20 गीगाबिट पर सेकंड तक की है। तो इतनी स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी, पीक स्पीड। ठीक है, 2 से 20 गीगाबिट पर सेकंड। अभी कैसे मिलती है, MBPS में मिलती है, यहाँ पे 2 से 20 गीगाबिट की आपको स्पीड मिल सकेगी पर सेकंड। ओके, अब देखो 5G और 4G में कई बार आपसे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो देखो 5G जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 28 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, जबकि 4G जो है वो कंपैरेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जो कि 700 से 2500 मेगाहर्ट्ज की है। देन 5G जो है ये ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है एंड दैट टू एट हायर स्पीड्स। यहाँ पे कम डाटा और कम स्पीड मिलेगा आपको,
यहाँ पे लेटेंसी जो है वो कम है, ठीक है। लेटेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया डिले, ठीक है, डिले बिफोर द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिगिंस फॉलोइंग एन इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैंने यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन दिया और उसको फॉलो करने में कितना डिले लग रहा है किसी भी सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, उसको कहेंगे लेटेंसी। यहाँ पे जो लेटेंसी है 5G के लिए वो प्रिडिक्ट की गई है 10 मिली सेकेंड्स, विच इज़ वेरी लो। पता भी नहीं चलता 10 मिली सेकेंड्स के बारे में, तो ठीक है। तो 10 मिली सेकेंड्स बेस्ट केस सिनेरियो में और 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड है बेस्ट केस सिनेरियो में, यूजुअली 10 मिली सेकेंड्स होगा। ओके, 4G में हायर लेटेंसी मिलेगी, मतलब आपको डिले उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा 5G के कंपैरिजन में। ओके, यहाँ पे 20 to 30 मिली सेकेंड्स का डिले आपको देखने को मिलता है। 5G जो है वो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम को यूज़ करता है, यानी कि ज़्यादा डिवाइसेस यहाँ पे सेम जोग्राफिक रीजन में पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब पहले जहाँ 4G में सिर्फ 4000 डिवाइसेस चल पाते थे पर किलोमीटर, यहाँ पे वही 10,000 कुछ डिवाइसेस काम कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फिगर, इसको हम और चेक करेंगे फैक्ट्स को, ठीक है। पर मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का मतलब समझ आना चाहिए कि यहाँ पे डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, कितने डिवाइसेस यहाँ पे काम कर पाएंगे। 5G जो है वो एक नई डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कवरेज, स्पीड एंड कैपेसिटी में बेटर है 4G से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट 2018 की जो हमारी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमने बात की है 5G को लाने की और 5G को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन सब चीज़ों की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट वो है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एशियाटिक लॉयंस। एशियाटिक लॉयंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो ये न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि कल ही एक न्यूज़ आई है जो कि आज के न्यूज़पेपर्स में आई है कि आठ एशियाटिक लॉयंस को हैदराबाद के जू में कोविड पाया गया है, ठीक है। कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं एशियाटिक लॉयंस हैदराबाद के जू में। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज लास्ट लायन सेंसस जो है वो अनाउंस हुआ था जो 2020 में, उसमें ये बताया गया था कि देयर वाज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन गिर फॉरेस्ट रीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है जो लास्ट लायन सेंसस हुआ था उसमें ये फिगर्स सामने आए थे कि एशियाटिक लॉयंस की जो पॉपुलेशन है उसमें एक इंक्रीज देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिली है इन गिर फॉरेस्ट रीजन। ओके, गिर फॉरेस्ट रीजन कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है IUCN रेड लिस्ट की, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। Many lions died in 2019 here due to canine distemper disease. Canine distemper करके एक डिसीज आया था 2019 में जिसके कारण कई सारे लॉयंस की यहाँ 2019 में डेथ हुई थी गिर फॉरेस्ट में। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ओनली 2 and 3 नहीं, ओनली 1 and 3 आर यहाँ सही। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जो लास्ट लॉयन सेंसस हुआ था वो 2020 में हुआ था और यहाँ लगभग 29% बढ़ोतरी देखने को मिली थी एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन में गिर फॉरेस्ट रीजन में। ओके, ये वल्नरेबल नहीं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN रेड लिस्ट के, शेड्यूल 1 में आता है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी इसे रखा गया है। और ये स्टेटमेंट सही है, कैनाइन डिस्टेम्पर डिसीज पाया गया था 2019 में और जिसके कारण कई सारी लगभग 2 दर्जन, ठीक है, 24 लगभग लायंस की यहाँ पर डेथ हुई थी इस डिसीज़ के कारण। ये डिसीज़ बेसिकली डॉग्स में पाया जाता है, कैनाइन डिस्टेम्पर डिसीज़, लेकिन यहाँ पे डॉग्स से लायंस और वाइल्ड एनिमल्स में भी ट्रांसमिट हुआ था और ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये देखो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 8 लायंस इन हैदराबाद जू टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड। ये पहला इंडिया का ऐसा केस है जहाँ पे एनिमल्स में कोविड पाया गया है। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, पेपर 3 से रिलेट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो एशियाटिक लायंस के बारे में देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 2020 में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक सेंसस किया, लायन सेंसस गिर फॉरेस्ट रीजन में, और यहाँ देखा गया कि एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा गया है लगभग 29% का। और यहाँ पे पहले 2015 में जो सेंसस हुआ था ये उसमें 523 लायंस पाए गए थे, अब जो है वो 674 लायंस पाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ अ बिग नंबर। अच्छा, ये जो सेंसस है हर 5 साल में किया जाता है और ये स्टार्ट किया था किसने? नवाब ऑफ जूनागढ़ ने, ठीक है, जो कि स्टार्ट किया था 1936 में।
और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये, ठीक है, पूनम अवलोकन। जो यहाँ पे काउंट है, इस बार जो है ये जो काउंट था ये पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज के फॉर्म में किया गया, जिसको पूनम अवलोकन कहा गया। देखो इसका मतलब क्या है, वैसे तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 15th लायन सेंसस होना था, लेकिन कोविड के चलते ये नहीं हो पाया, इसीलिए हर मंथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी वाइल्ड एनिमल की पॉपुलेशन है उसको ऑब्जर्व किया जाता है हर फुल मून डे पे, इसीलिए पूनम अवलोकन का नाम दिया गया है इसमें। पूनम मतलब फुल मून डे होता है, ठीक है, तो फुल मून डे पे जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उससे को कहा गया है पूनम अवलोकन, और ये मंथली बेसिस पे होती है, उसी के बेसिस पे ये लायन सेंसस निकाला गया था, ठीक है। अब गिर नेशनल पार्क की पहले बात कर लेते हैं। देखो ये गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, और यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायंस का, और ओनली नेचुरल हैबिटेट है ये एशियाटिक लायंस का, ठीक है, क्योंकि अब एशिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही एक नेचुरल हैबिटेट बचा है एशियाटिक लायंस के लिए। इसे 1975 में नेशनल पार्क बनाया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ मालधारी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है लायंस के साथ, ठीक है, और ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, ठीक है, और यहाँ पे इनके सेटलमेंट्स को नेसेस कहा जाता है। देखो इतना नहीं पूछते, बस ये पूछते हैं मालधारी कम्युनिटी गिर नेशनल फॉरेस्ट में, गिर नेशनल पार्क में मिलती है, और ये एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, तो ये सही बात है, मालधारी मिलती है यहाँ पे कम्युनिटी, पेस्टोरल कम्युनिटी है, सिम्बायोटिक रिलेशन में है लॉयंस के साथ, ठीक है, मतलब ये लॉयंस को प्रोटेक्ट करते हैं, बदले में लॉयंस इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। सिम्बायोटिक मतलब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट है किसी एक चीज़ के लिए, और दूसरी चीज़ पहली चीज़ पर डिपेंडेंट है किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे आपने कोरल्स के बारे में सुना होगा, कोरल रीफ्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है, कोरल होता है और एक कोरल पॉलिप होते हैं और एक एल्गी होते हैं, तो ये दोनों कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। वैसे ही यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की हुई है। एशियाटिक लायंस की बात करें तो देखो एशियाटिक लायंस जो हैं इनको IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें देखा जाता है, ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्टार्ट किया था, और ये मेनली 2-3 सालों के लिए है, 2018 से लेकर 2021 तक के लिए। तो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये तीनों प्रोटेक्शन स्टेटसेस के बारे में पता होना चाहिए, मालधारी कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट एरिया है वो ओनली नेचुरल हैबिटेट है अब एशियाटिक लायंस के लिए, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट GNCTD एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। ये रिसेंटली पास किया गया है, ओके, अब ये एनफोर्स भी हो गया है दिल्ली में, तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट चेंजेस द डेफिनेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या है उसका मायने ही बदल देती है, ये स्टेटमेंट सही है। इट गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो हैं उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स देती है एक्स्ट्रा, ये भी सही है। इट प्रपोजेस टू एक्सपांड द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली। ये जो एक्ट है ये प्रपोज करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, ठीक है, अभी कितना है 10%, जितने भी MLAs होंगे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके सिर्फ 10% लोग ही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात करता है ये एक्ट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार पूछे जाते हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार ये हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल उसका कोई कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट हियर, तो ओनली 1 and 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अब ये देखो न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इस एक्ट को लेकर एक PIL जारी की गई है, एक PIL दायर की गई है, कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सेंटर्स का स्टैंड पूछा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड द सेंटर टू रिप्लाई ऑन अ PIL फॉर स्ट्राइकिंग डाउन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनकी पावर्स को एकदम इंक्रीज करता है, और जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के, उनकी पावर्स को डिक्रीज करता है, ठीक है। ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि आज के टाइम में जब फेडरलिज्म की बात की जाती है तो फेडरलिज्म के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है ये एक्ट, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है
उसको आप एक बैक सीट पे रख रहे हो, और आप अपने जो सेंटर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, सेंटर का एजेंट होता है, तो आप अपने एजेंट को, जो कि ना कि इलेक्टेड है, ना कि पब्लिक मैंडेट से आया है, उसको आप एक्स्ट्रा पावर्स दे रहे हो, डिस्क्रिशनरी पावर्स देते हो, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी दिल्ली में आपने कई बार देखा होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच का जो टसल है वो हमेशा चलता रहता है। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने पावर्स देना इज द क्वेश्चन ओवर द फेडरल कैरेक्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, अच्छा, फेडरल कैरेक्टर आप सभी को पता होगा। फेडरल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? फेडरल कैरेक्टर का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर्स देता है सेंटर और स्टेट को। सेंटर जो है वो ऊपर नहीं है स्टेट के, स्टेट जो है वो सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों जो अपनी पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो टाइटल है दैट इज दिस GNCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट जो है इसका मायने बदलती है, और गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कर दिया गया है। वैसे गवर्नमेंट का मतलब होता था चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, लेकिन यहाँ पे बदल के उसका मीनिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कर दिया गया है। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं एलजी को, ठीक है। यहाँ पे जो एलजी को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं ये उन मैटर्स में भी हैं जो कि लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट को पावर हुआ करती थी, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर हुआ करती थी लॉज बनाने की, उसमें भी डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं एलजी को। It ensures that LG is necessarily granted an opportunity to give her or his opinion before any decision taken by Council of Ministers is implemented. Okay, तो यहाँ पे ये प्रोविजन भी रखा गया है कि एलजी से बिल्कुल पूछा जाना ज़रूरी है उनका ओपिनियन बिफोर एनी लॉ इज़ मेड, बिफोर एनी लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड। किसी भी लॉ के इम्प्लीमेंट करने के पहले, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको एलजी का ओपिनियन पूछना पड़ेगा, ये प्रोविजन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है, इसमें दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दी गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत दो आर्टिकल्स जोड़े गए थे, 239A, 239AA एंड 239AB, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देते हैं। 239AA जो है वो ये बोलता है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा, और इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और यही जो है ये सेंटर का एजेंट भी होगा। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी दिल्ली की। देखो, यूनियन टेरिटरी सिर्फ 2 हैं, अब जो है ये 3 हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी दिल्ली के लिए, और यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल रहेगा स्टेट के जैसे ही, लेकिन यहाँ पे 3 मैटर्स को यहाँ पे अलग रखा गया है स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से, जो कि है पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। इन तीनों के ऊपर वैसे स्टेट लिस्ट में आते हैं ये, लेकिन यहाँ पे दिल्ली के केस में ये स्टेट लिस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, और इसके अलावा स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। और ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दिल्ली में वो सिर्फ 10% होंगे। वैसे बाकी स्टेट्स के लिए इट इज़ 15%, लेकिन दिल्ली के लिए ये 10% है। मैंने आपको बताया अगर 100 MLAs हैं दिल्ली में तो सिर्फ 10%, यानी कि सिर्फ 10 को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट यहाँ चेयरमैन और मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं एक हाई पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अंटिल द एज ऑफ 70 years। तो 3 साल या 70 साल तक की एज के लिए ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, ये इनका टेन्योर है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनाई हुई बॉडी है ये, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये जो 3 years है, पहले ये 5 years हुआ करता था। ये जो 2019 में अमेंडमेंट आया है इस एक्ट को लेकर, उसमें इसे 3 years एंड 70 years ऑफ एज कर दिया गया है। तो 2 and 3 ऑप्शन आर करेक्ट हियर, यानी कि ऑप्शन सी, ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। ओके, सो
NHRC न्यूज़ में क्यों था? देखो, रिसेंटली बंगाल इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं। बंगाल इलेक्शंस के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिली है वहाँ पे, तो NHRC ने इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है, यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मीडिया रिपोर्ट्स से इसको प्रोब करने के लिए, इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए NHRC अब उतरा है। ठीक है, तो पेपर 2 से रिलेट करेगा क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, अब यहाँ पे देखो NHRC की बात करें तो NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से बनी है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का है। यहाँ पे इसी एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी। ठीक है, तो दोनों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों एक ही एक्ट से बनते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन यहाँ पे एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। देखो, जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट था उससे पहले सिर्फ ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चेयरपर्सन हो सकते थे। अब कोई रिटायर्ड जज भी सुप्रीम कोर्ट का चेयरपर्सन हो सकता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो 6 मेंबर्ड कमेटी है। ठीक है, इसमें देखो एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर्स ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस के, और यूनियन होम मिनिस्टर। ये पांचों लोग जो हैं यहाँ पे कमेटी को हेड करते, कमेटी बनाते हैं, कमेटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे चेयरमैन और मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। 3 साल का टेन्योर होता है या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज। और यहाँ पे जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। देखो, मोस्टली आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे पॉलिटी में, जितनी भी बॉडीज या जितने भी ऑफिसेस पढ़ेंगे, उसमें जो पर्सन अपॉइंट करता है मोस्टली वही पर्सन को रेजिग्नेशन दिया जाता है या वही पर्सन रिमूवल करता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे स्टेट PSCs के केस में, या फिर आप देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के केस में, यहाँ पे अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट गवर्नर करता है, लेकिन इनको रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको पता होगा कोविड के चलते कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है, कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रही ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इसके लिए न्यूज़ में है। ठीक है, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रहे हैं, और 40,000 के जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो 1-1 लाख रुपए में मिल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका देखते हैं, इट इज़ यूज्ड टू सोर्स मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स से ऑक्सीजन लेके मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए ये काम आते हैं। पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट है, इट कैन डिलीवर ऑक्सीजन विद अप टू 95% प्योरिटी। तो 95% ऑक्सीजन प्योरिटी यहाँ पे ऑक्सीजन विद 95% प्योरिटी यहाँ डिलीवर होती है थ्रू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ सही है। एक है ऑक्सीजन सिलेंडर और एक होते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर में वो ऑक्सीजन भरी जाती है जो इंडस्ट्रियल यूनिट से सप्लाई की जाती है और मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पे यूज़ की जा सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में क्या होता है, ये काइंड ऑफ मशीन्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजन ओवर द टाइम बनती रहती है, और यहाँ पे इसको होम जो है होम के पर्पसेस के लिए, होम यूज़ के पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ सही है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में एक आर्टिकल आया था आज हिंदू में। इसमें ये बताया गया है कि हाउ डज अ कॉन्सेंट्रेटर हेल्प। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, दिस कैन एड दोज ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स आर बिटवीन 88 टू 92। देखो, 94 तक जो है ये ऑक्सीजन लेवल सही माना जाता है। 94 या 94 से ज़्यादा है तो ठीक है, SpO2 लेवल बोलते हैं इसको। 94 या 94 से ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन 88 से 92 वाली जो रेंज है ऑक्सीजन लेवल की, उसमें ये कॉन्सेंट्रेटर्स हेल्प कर सकते हैं। अगर उससे भी कम है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। इनमें भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है तो इन्हें एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को। ओके, तो मेडिकल ऑक्सीजन, अनलाइक मेडिकल ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो देखो, जिस तरह से मेडिकल ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल यूनिट से सिलेंडर्स के फॉर्म में मिलती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं उसके अपोजिट यहाँ पे होम में ऑपरेट किया जा सकते हैं।
यहाँ पे आप देखिए 88 से 92 जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, सेचुरेशन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, उनको वैसे तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे तो कॉन्सेंट्रेटर्स से उनका काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर उनको नीड है ऑक्सीजन की, मतलब 88 से भी कम अगर ऑक्सीजन लेवल है, तो उनको और ज़्यादा इंटेंस ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, जिसमें वो हॉस्पिटल्स में ही मिल सकती है। और अगर ज़्यादा है 92 से, तो फिर उनका जो इम्प्रूवमेंट है लंग इन्फेक्शन, वो बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किस तरह काम करता है। ये नॉर्मली एयर उठाता है बाहर से, एटमॉस्फेयर से, और आपको पता है एयर जो है उसमें 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन होता है। इस ऑक्सीजन को वो यहाँ से सेपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी से सोर्स होके 95% प्योरिटी वाली ऑक्सीजन यहाँ पे जनरेट करता है, ठीक है। और ये सिवियर रेस्पिरेटरी डिसीजेस या डिस्ट्रेस के लिए काम नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 92 से 95% तक की ही ऑक्सीजन यहाँ पे मिल पा रही है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पा रही। यहाँ पे 99% की ज़रूरत होती है डिस्ट्रेस वाली सिचुएशंस के लिए, जो सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होते हैं उसके लिए। ओके, और यहाँ पे देखो कल हमने लास्ट लेक्चर में, परसों, यहाँ पे हमने एक टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्बेंट टेक्नोलॉजी, उसी पे काम करता है। यहाँ पे कंप्रेसर और एक सीव बेड देखने को मिलता है। सीव बेड क्या होता है, सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे सीव्स बने होते हैं जो कि इम्प्योरिटीज, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन इज एन इम्प्योरिटी, तो उसको यहाँ पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं, चिपका लेते हैं सरफेस पे, बाकी जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपरली यहाँ पास होने देते हैं, ठीक है। और ये जो है दो टाइप से मिलता है, पल्स एंड कंटिन्यूस फ्लो कॉन्सेंट्रेटर्स। इतना ही जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G7। G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो हाई इकोनॉमीज़ में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, उन कंट्रीज़ का ग्रुप है G7, ठीक है। तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1975 बाय टॉप इकोनॉमीज ऑफ द टाइम एज इनफॉर्मल फोरम टू डिस्कस प्रेसिंग वर्ल्ड इशूज़। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में बनाई गई थी, और एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो वर्ल्ड इश्यूज को डिस्कस करता है। ये एक सही स्टेटमेंट है। G7 इंक्लूड्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। देखो जहाँ भी 10 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हों जिस भी ग्रुप में, वहाँ आपको वो कंट्रीज याद होनी चाहिए। और देखो अगर ज़्यादा कंट्रीज हैं तो आप उसको मैप के थ्रू याद कर सकते हो, मैप में लोकेट कर लो और मैप की लोकेशन के बेसिस पे हल्का हल्का तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 7 कंट्रीज हैं तो पता होना चाहिए ये सारी कंट्रीज G7 का ग्रुप में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये सारी कंट्रीज आती हैं। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको याद करने के लिए, ठीक है। G7 जो है ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि G7 मीट हुई है अभी रिसेंटली, एंड G7 सीक्स कॉमन फ्रंट ऑन चाइना। तो चाइना के ऊपर कॉमन फ्रंट की बात की है G7 ने। देखो अभी तो जो बाइडेन आ गए हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने G7 को एक्सपांड करने की बात की थी। उनको लगता था जो G7 में कंट्रीज़ हैं वो अब किसी वर्ल्ड इशू को डिस्कस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और कंट्रीज़ को यहाँ लाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया और रशिया जैसी कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए G7 जैसे ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो G7 जो है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 1975 का ग्रुप है, इनफॉर्मल समिट्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये 7 कंट्रीज स्टार्टिंग से नहीं थी, 1975 में जब बना था तो सिर्फ 5 कंट्रीज थी इसमें, ओके। कनाडा जो है 1976 में आई है यहाँ पे, और यूरोपियन यूनियन जो है वो 1977 में आई है। देखो ये 7 कंट्रीज हैं, इन 7 के अलावा एक EU भी है, लेकिन ये एक टाइम पे G8 भी हुआ करती थी, ठीक है। G8 हुई थी 1997 में, जब रशिया को इन्वॉल्व किया था इसमें, और रशिया को इन्वॉल्व किया था 1997 में, लेकिन 2014 में इसको रशिया को यहाँ से डीबार कर दिया गया था, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया, यूक्रेन के ऊपर अटैक करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। तो इसको देखते हुए रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया था। अब देखो यहाँ पे ये 7 कंट्रीज जो हैं, इनको आप कैसे याद रख सकते हो, जूस विद GF, ठीक है। जूस विद GF इज अ ट्रिक, मतलब नॉट टेकिंग इट सीरियसली, जस्ट एक ट्रिक है। J से यहाँ पे जापान है, U से यहाँ पे USA है, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड बोल सकते हो यानी कि UK, एंड GF यानी कि जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। तो इस तरह से आप नेमोनिक्स बना के यहाँ पे याद कर सकते हो ग्रुपिंग्स को। 40% ग्लोबल GDP में ये जो कंट्रीज हैं सातों, ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल GDP में। और जो G7 है, अब जो है ऐसा रोटेशनल बेसिस पे हर लीडर जो है इसको एक एक बार प्रिसाइड करता है।
और एक और चीज़, यहाँ पे कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है, और जो डिसीजन भी ली जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, क्योंकि एक इनफॉर्मल समिट होती है तो यहाँ पे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, फॉर्मल कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स नहीं है, और यहाँ पे नॉन बाइंडिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्सिको। मैक्सिको न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। यहाँ पे एक मेट्रो ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई, यानी कि पटरी जो थी वही डिस्ट्रॉय हो गई यहाँ पे। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज इक्वेटर पासेस थ्रू इट, इक्वेटर इससे पास होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड कैरिबियन सी। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी इसको सराउंड करता है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट पूछा था, सॉरी करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ही, ठीक है। तो इक्वेटर यहाँ पे पास होता है, ये गलत है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी यहाँ पे इससे सराउंड करती हैं, हम आगे देखेंगे मैप में। और लैटिन अमेरिका का पार्ट ये है। देखो, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका का ही दूसरा नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका आता है, ठीक है, साउथ अमेरिका के अलावा मैक्सिको आता है, और इसके अलावा वेस्टर्न आइलैंड्स जो हैं, जिनको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, वो भी इसमें लैटिन अमेरिका में आता है, ठीक है। और सेंट्रल अमेरिका वाला जो पार्ट है, जिसमें ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ऐसी जो कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका की, वो भी लैटिन अमेरिका में आती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के सिर्फ यूएस और कनाडा को छोड़ के जितना भी अमेरिका है वो सब कुछ लैटिन अमेरिका में आता है। तो यहाँ पे ओनली 2 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए, मैक्सिको न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ऐसी पटरी हुआ करती थी और ये पटरी टूट गई है, और इसमें मेट्रो ट्रेन जो है वो नीचे आ गई, तो 23 लोगों की जान गई है। ओवरपास कोलैप्स इन मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिको में जो ओवरपास था वो कोलैप्स हुआ है। अब यहाँ लोकेशन देखते हैं मैक्सिको की। देखो, ये है हमारा इंडिया, ये पूरा एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है। उसके बाद ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड दिस इज ग्रीनलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे लोअर पोर्शन है, दिस इज नोन एज मैक्सिको, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पोर्शन में ये कंट्री आती है। अब देखो, इसमें हमको जो जानने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या है। यहाँ पे आता है ये देखो, यहाँ आएगा मैक्सिको, ओके, और यहाँ आएगा पैसिफिक ओशन, यहाँ आएगा अटलांटिक ओशन, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी आती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो जानने वाली हैं, देखो, नॉर्थ अमेरिका का पूरा ही देख लेते हैं। ये है बेरिंग सी, ठीक है। यहाँ पे एशिया का कुछ पार्ट होता है, रशिया का पार्ट होता है, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रेट है जो कि अलग करता है रशिया और अमेरिका को। ये अलास्का है, यहाँ पे अलास्का जो कि यूएस का पार्ट है, ठीक है। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है ये, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा पाया जाता है। देखो, इस्थमस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट क्या होती है, एक वाटर बॉडी होती है जो दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है और किसी वाटर बॉडी को, दो वाटर बॉडीज को अलग करती है, ठीक है, सॉरी, दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस लैंड पार्ट होता है जो दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है और दो वाटर बॉडीज को अलग करता है। जैसे कि यहाँ जो पनामा इस्थमस है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग कर रहा है। जो बेरिंग सी है ये एशिया एंड अमेरिका को अलग कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, इधर कुछ आइलैंड्स दिखेंगे, इनको वेस्टर्न आइलैंड या वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, ओके। उसके अलावा जो ये नीचे कंट्रीज हैं इनको सेंट्रल अमेरिका में काउंट किया जाता है, ऑलराइट। फिर यहाँ सियरा मैद्रे करके एक वेस्टर्न पीक्स हैं और एक सियरा मैद्रे ईस्टर्न पीक्स भी हैं, और मैक्सिकन प्लेट्यू। एक और चीज़, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास होती है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, और इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स से पास होती है। एक और चीज़ अब ये बता रही हूँ तो मैं बता देती हूँ, इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिका से पास होता है 3 कंट्रीज से, इक्वेडोर, ब्राज़ील एंड कोलंबिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टेटमेंट है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम पॉपुलेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो लो इनकम पॉपुलेशन, जो गरीब पॉपुलेशन है, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यूजुअली देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन
of extending small loans are rural areas and low income people in urban areas. तो रूरल एरियाज में छोटे लोन्स देती है और अर्बन एरियाज में जो लो इनकम पॉपुलेशन है उसको छोटे लोन्स देती है. तो देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है. ठीक है, बोथ 1 and 2. देखो माइक्रो फाइनेंस से ही आपको समझ आ रहा होगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा. ठीक है, एंड फाइनेंस मतलब कोई क्रेडिट देना, लोन देना. तो यहाँ छोटे लोनों की बात हो रही है, छोटे लोन्स की बात हो रही है, तो यहाँ लो इनकम पॉपुलेशन की ही बात होगी. ठीक है, और यूजुअली जब भी आता है ना तो यूजुअली वाले स्टेटमेंट्स मोस्टली करेक्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी देयर इज अ चांस ऑफ एक्सेप्शन, बट यहाँ पे यूजुअली वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं. तो ये दिस इज अ ट्रिक, ओके, टू नो इफ यू डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड आंसर, इफ यू डू नॉट नो कन्फर्मिंगली कि सही है कि नहीं स्टेटमेंट, तो आप ऐसे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आरबीआई को कहा है कि रूरल बोरोवर्स में अभी बहुत डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है कोविड के चलते, तो आप कुछ बैंक्स को रिलीफ दीजिए. ठीक है, और नॉर्म्स से हमको थोड़ा सा मुक्त कीजिए सो दैट हम इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्किंग विद बोरोवर्स हैड बीन इन्फेक्टेड ट्रिगरिंग फियर्स अमंग द एम्प्लॉयज. ओके, और यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है. लोन्स को एमएफआईज खुद से रीस्ट्रक्चर करना चाहती हैं नॉर्म्स में फंसे बिना, क्योंकि अभी सभी बोरोवर्स डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं कोविड के चलते. तो बेसिकली एमएफआई यहाँ आरबीआई से ये अर्ज कर रही है कि आप हमको थोड़ा सा नॉर्म्स से रिलीफ दो सो दैट हम रीस्ट्रक्चर कर सकें उन लोन्स को जो कि जिन बोरोवर्स में अभी डिस्ट्रेस चल रहा है. ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं. माइक्रो फाइनेंस का मतलब मैंने आपको बताया, माइक्रो क्रेडिट है इसका मतलब, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिया जा सकता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा सकता है. ठीक है, और यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लो इनकम पॉपुलेशन को. इकोनॉमिकली डिसप्रिविलेज्ड या अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो हैं उनको ये पॉपुलेशन ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं सो दैट वो लोकल मनी लेंडर्स के चंगुल में ना फंसे. ठीक है, क्योंकि लोकल मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा कोलेट्रल चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसके कारण जो लोअर क्लास है, जो लोअर इकोनॉमिक क्लास है, वो विशियस साइकिल में फंस जाती है पॉवर्टी की. ओके, ये पावर्टी एलिवेशन टूल के फॉर्म में भी यहाँ देखा जा सकता है. तो ये था आज का हमारा डिस्कशन. माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमने डिस्कस कर लिए. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आज के क्वेश्चंस के बारे में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.